अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 10 जो पिछले वीडियो में स्टार्ट किए थे हमने, जो सी भाषानो परिचय। चैप्टर नंबर 10, 11, 12 से लेके आपके जो भी चैप्टर्स है वो सब सी लैंग्वेज के ऊपर है। ओके, सी क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पिछले वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन देखे थे हमने कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी, किसने इसको डिज़ाइन किया था। ओके, और ये कैसे काम करती है, तो कुछ उसका रिवाइज करेंगे। पहले सबसे पहले 1972ના ગાળામાં બેલ લેબોરેટરીમાં સી પ્રોગ્રામિંગ ભાષાનો વિકાસ થયો હતો। सी ભાષાની રચનાનું શ્રેય ડેનિસ એમ રિચી ઓકે ઇनको जाता है। તે BCPL એટલે કે બેઝિક કમ્બાઇન્ડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ ભાષા પર આધારિત હતી। તેનો ઉપયોગ બધા પ્રકારના સોફ્ટવેર તૈયાર કરવા માટે થવા લાગ્યો અને આથી જ તેને જનરલ પર્પઝ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तरीके ओळखाय छे। क्या लिखा है? जनरल पर्पस, सामान्य उपयोग में आप ले सकते हो इसको। नॉर्मल जो यूज़ होता है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो आपकी होगी वो सी लैंग्वेज के अंदर आपकी फुलफिल हो जाएगी। ओके, उसके बाद वो आंसी ने इसको 1989 में क्या किया था, एक ऑथराइज यानी कि प्रमाणभूत लैंग्वेज के फॉर्म में उनको एक अथॉरिटी दिए थे। उसके बाद हमने देखा था प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम मतलब एक कंप्यूटर को एक काम करने के लिए हमने कुछ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसको कहेंगे हम सूचनाओं का समूह वो हमने दिया है अगर कंप्यूटर को, तो उसको कहेंगे प्रोग्राम। ओके, और प्रोग्राम लिखने की जो प्रोसेस है उसको कहेंगे प्रोग्रामिंग करना। क्या कहेंगे उसको? प्रोग्रामिंग करना। कि सी एक क्या जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अब अगला टॉपिक है हमारा सी लैंग्वेज जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम નું માળખું। तो उसमें टोटल इतनी चीज़ें आपको देखनी है हमको। उसमें जो सबसे पहले जो 3 डिपार्टमेंट है हमारे, सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट, ग्लोबल डिक्लेरेशन। इसमें एक और चीज़ आएगी आपकी हेडर फाइल इंक्लूड करना। तो ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, यानी कि आप इसको नहीं दोगे तो भी चलेगा प्रोग्राम में। प्रोग्राम के अंदर इसको आप नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, बट हम प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ऐड करना होता है हमको। प्रोग्राम जैसा हम बनाएंगे उसके हिसाब से हमको ये सारी चीज़ें सबसे पहले जो 3-4 चीज़ें वो हमको ऐड करनी रहेगी। उसके बाद क्या है, मेन, और उसके बाद जो ब्रैकेट है राउंड ब्रैकेट, उसको कहेंगे फंक्शन ब्रैकेट। प्रोग्राम में उसको क्या कहेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके अंदर राउंड ब्रैकेट को फंक्शन ब्रैकेट, यानी कि मेन के बाद फंक्शन ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है, वो मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन है, उसके बाद उसका एक ब्लॉक बनेगा। जैसे ही फंक्शन बनेगा हमारा तो उसका एक ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक आएगा छगड़िया काउंस के अंदर आपका करली ब्रैकेट के अंदर। तो करली मेन के बाद जो करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है और नीचे 3 लाइन के बाद जो करली ब्रैकेट एंड हुआ है इसको कहेंगे बॉडी, मेन फंक्शन की बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। और बॉडी में क्या क्या आएगा, तो लोकल डिक्लेरेशन, प्रोग्राम स्टेटमेंट, कॉलिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी कि आपने अपने हिसाब से कोई फंक्शन बनाया है अगर, यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक होता है सिस्टम का बनाया हुआ फंक्शन और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, सिस्टम का बनाया हुआ फंक्शन मतलब क्या, जैसे कि मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन क्या है, सिस्टम का खुद का बनाया हुआ एक फंक्शन है जो पहले से इनबिल्ट है अंदर, तो उसको कहेंगे सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। और दूसरा होगा यूजर डिफाइंड फंक्शन, UDF। तो वो क्या होगा, यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई फंक्शन अगर क्रिएट करेगा तो उसको बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, तो ये सारी चीजें हमको आज की वीडियो में डिटेल में देखनी है। सबसे पहला है डॉक्यूमेंटेशन। दस्तावेजीकरण गुजराती में कहेंगे तो इसको। ओके, तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा, तो आ विभाग કોમેન્ટ વિભાગ છે। કમેન્ટ વિભાગ ये है દસ્તાવેજીકરણ વિભાગ। કોમેન્ટ ने स्लैश स्टार અને स्टार स्लैश ની વચ્ચे। आईएमपी क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए कि सी लैंग्वेज के अंदर जो कमेंट्स होती है उसको कैसे लिखते हैं, कौन से सिंबल्स के बीच में लिखते हैं हम लोग। तो स्लैश स्टार से स्टार्टिंग होगी उसकी और स्लैश और स्टार स्लैश से इसको हम एंड करेंगे। ओके, तो આ બંનેની વચ્ચે આવરીને લખવામાં આવે છે અને કમ્પાઇલર દ્વારા તેની અવગણના કરવામાં આવે છે। अब कंपाइलर क्या होता है, तो कंपाइलर बेसिकली हमने जो प्रोग्राम लिखा है तो उसको सीधा सीधा वो चीज़ समझ में, कंप्यूटर को समझ में नहीं आती है सीधी सीधी। वो क्या करता है, बीच में एक प्रोग्राम होता है जिसको कहेंगे कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करेगा, इसमें जो हमने जो चीज़ लिखी है उसको कंप्यूटर खुद समझ सके उस लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करेगा। समझ में आ रहा है? जैसे हमने कैपिटल ए यहाँ से लिखा तो सीधा मशीन को कैपिटल ए समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे बीच में एक प्रोग्राम है जिसका नाम है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करेगा, कैपिटल ए को मशीन खुद समझ सके उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा।
अब यहाँ पे जो हमने कमेंट लिखी है वो कमेंट क्या है, कंपाइलर पूरी तरह से उसको इग्नोर करेगा, कंपाइलर उसको कन्वर्ट नहीं करेगा, उसको नहीं पढ़ेगा। ओके, सामान्य रीते अब इसका यूज क्या होगा, तो सामान्य रीते आ विभागનો ઉપયોગ प्रोग्रामનો हेतु यानी कि किस लिए हमने प्रोग्राम बनाया है वो लिखने के लिए, किसने बनाया यानी कि लेखकનું નામ, પ્રોગ્રામ લખ્યાની તારીખ વગેરે જેવી માહિતી દર્શાવવા માટે થાય છે। सी प्रोग्रामમાં કોઈ પણ સ્થાને कमेंट उमेरी शकाय છે। ऐसा नहीं कि कमेंट जो आपको स्टार्टिंग में ही देनी है, आप बीच में भी कहीं पे मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कहीं भी दे सकते हो। आ विभाग मरजियात है, मतलब क्या ऑप्शनल है। आम छતાં कमेंटથી प्रोग्रामની વાંચન ક્ષમતા અને સમજણ વધે છે, આથી कमेंट લખવી વધુ સારું છે। कमेंट देना यूजर के ऊपर डिपेंड, उसको देनी है तो दे सकता है, वरना नहीं देगा तो भी कोई एरर नहीं आएगी इसके अंदर। ओके, तो कमेंट से क्या होगा, कमेंट से वाचन क्षमता जो है, प्रोग्राम को समझने की जो सिंप्लिसिटी है वो ज़्यादा रहेगी उसमें, और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कमेंट लिखना ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद नंबर 2 पे सांकेतिक अचल व्याख्या यानी कि स्टेट सिंबॉलिक कांस्टेंट डेफिनेशन। अब इसमें क्या होगा, तो सांकेतिक अचल यानी कि अचल मतलब क्या, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी जिसकी वैल्यू। ओके, तो सांकेतिक अचल हमेशा हैश डिफाइन साथे लखाय छे। आईएमपी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि सांकेतिक अचल हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो हैश डिफाइन साथे लखाय छे। हैश डिफाइन ने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या लिखा है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पण कहे छे। તે પ્રોગ્રામમાં આવતા તમામ સાંકેતિક અચળોની જગ્યાએ તેને આપવામાં આવેલ કિંમત સાથે બદલવાની સૂચના કમ્પાઇલરને આપે છે। સામાન્ય રીતે સાંકેતિક અચળોને કેપિટલ અક્ષર સાથે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે। अब सांकेतिक अचल का एग्जांपल देखेंगे ज़्यादा क्लियर होगा आपको कि हमने एक सांकेतिक अचल लिया हैश डिफाइन पाई 3.14। इसका मतलब क्या होगा, तो आ विधान प्रोग्रामમાં જે જગ્યાએ પાઈનો ઉપયોગ થયો હશે ત્યાં પાઈની જગ્યાએ 3.14 ગણતરીમાં लेसे। हैश डिफाइन क्या करेगा, कंपाइलर को समझाएगा आप कि जहाँ पे पी आई यानी कि पाई यूज किया गया है प्रोग्राम में, तो वहाँ पे 3.14 उसकी वैल्यू लेनी है। ओके, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हैश डिफाइन स्पेस देकर उस वर्ड का नाम कैपिटल में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए, पाई और स्पेस देकर 3.14 यानी कि जो वैल्यू हमको देनी है उसको, तो वो लिखेंगे। इससे क्या होगा, जहाँ भी पाई वर्ड यूज होगा वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या ले लेगा ऑटोमेटिक, वो 3.14 यानी कि सांकेतिक अचल रहेगी, वैल्यू उसकी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। उसके बाद नंबर 3 पे फाइल समाविष्ट विभाग, फाइल इंक्लूड सेक्शन। तो ये क्या होता है, तो सी प्रोग्राम लगती वखते एक्स की घात शोधवा माटे POW विधेय, यानी ये सपोज आपको 2 की घात निकालनी है, 2 into 2 करना है आपको अगर, या 4 की घात यानी 4 into 4 करना है अगर आपको, तो उसके लिए एक फंक्शन है POW। सिस्टम का डिफाइन किया हुआ फंक्शन है ये भी POW। अथवा तो आपेल नंबर નું વર્ગમૂળ શોધવા માટે स्क्वायर रूट निकालना है आपको 9 का, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है 3। ओके, 16 का क्या निकलता है स्क्वायर रूट 4। तो इसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है वर्गमूल किसी का, तो उसके लिए SQRT फंक्शन है आपका, वगैरह जेवा इनबिल्ट अथवा तो लाइब्रेरी फंक्शनનો यानी कि लाइब्रेरी फंक्शन मतलब क्या कि जो सी भाषाની સાથે જ આવેલા હોય, जो सी भाषा के साथ ही आपको यूज करने मिलेंगे उसको कहेंगे लाइब्रेरी फंक्शन या तो फिर इनबिल्ट फंक्शन। ओके, अब उन फंक्शंस का आपको यूज करना है अगर, तो उसका सीधा सीधा आप यूज नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो आवा फंक्शनનો उपयोग કરવા તેની માહિતી ધરાવતી ફાઇલોનો પ્રોગ્રામમાં સમાવેશ કરવો પડે છે। क्या लिखा है, अब आपको POW स्क्वायर रूट ऐसे जितने भी फंक्शन है उन सबको आपको यूज करना है अगर, तो वो कहीं ना कहीं सी लैंग्वेज के अंदर एक फाइल के अंदर स्टोर है, तो उस फाइल को आपको पहले यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा अपने प्रोग्राम के अंदर। तो वही लिखा है यहाँ पे कि आवा फंक्शनનો उपयोग કરવા તેની માહિતી ધરાવતી ફાઇલોનો પ્રોગ્રામમાં સમાવેશ કરવો પડે છે। सी भाषा में आ फाइलों ने हेडर फाइल कहवाय है। क्या लिखा है, सी लैंग्वेज के अंदर ऐसी फाइलों को जो दूसरे फंक्शंस की डिटेल्स अपने पास रखती है उसको कहेंगे हम हेडर फाइल। हेडर फाइल जो होती है हमारी, उसका अनुलंबन जो है एक्सटेंशन वो होगा .h। ओके, हेडर फाइल का अनुलंबन क्या होगा, .h। अब हेडर फाइल को आपको इंक्लूड करना तो कैसे करेंगे हम लोग इंक्लूड उसको, तो हेडर फाइल ने समाविष्ट करवा माटेनी वाक्य रचना हैश इंक्लूड और उसके बाद ट्रायंगुलर ब्रैकेट के अंदर यानी कि त्रिकोणीय काउंस के अंदर आपको उस फाइल का नाम देना है, उसके बाद .h लगाना है। एग्जांपल देखेंगे अभी कि सामान्य रीते दरेक सी प्रोग्राम हैश इंक्लूड और ब्रैकेट में फाइल का नाम है stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। stdio.h का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल।
આ સાથે શરૂ થાય છે। આ વિધાન કમ્પાઇલરને કમ્પાइलेशन માટે हेडर फाइलનો સમાવેશ કરવાની સૂચના આપે છે। क्या लिखा है ये स्टेटमेंट जो लिखा है हमने हैश इंक्लूड और ब्रैकेट में लिखा है stdio.h, इससे क्या होगा तो आ विधान कंपाइलर ने कंपाइलेशन यानी कि कन्वर्ट करने के टाइम पे हेडर फाइल નો સમાવેશ કરવાની सूचना આપે છે, जिसके अंदर दूसरे फंक्शंस की डिटेल्स होगी। इनपुट आउटपुट के जितने फंक्शंस है उसकी डिटेल कौन सी फाइल में है तो हैज इंक्लूड करके हमको वो फाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी और फाइल का नाम है stdio.h। उसके बाद नंबर 4 पे वैश्विक चल घोषणा यानी कि ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो सी भाषाમાં चल એટલે કે વેરિયેબલનો અમલ તેના વિસ્તાર એટલે કે સ્કોપ પ્રમાણે કરવામાં આવે છે। क्या लिखा आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया a इक्वल टू 10, मतलब क्या है यहाँ पे कि a के अंदर एक वैल्यू स्टोरेज जो है 10। ओके, अब इसका जो स्कोप है, उसका जो विस्तार है, उसकी जो रेंज है वो वहां तक ही लिमिटेड है जहां तक वो छगड़िया काउंस के अंदर है। ओके, तो छगड़िया काउंस में व्याख्यायित करेल दरेक चल ने स्थानिक चल એટલે કે लोकल वेरिएबल कहे છે। छगड़िया काउंस के अंदर आपने अगर इसको डिक्लेयर किया है अगर किसी वेरिएबल को यानी कि a इक्वल टू 10 तो वो क्या बन जाएगा लोकल वेरिएबल। ओके, स्थानिक वेरिएबल। छगड़िया काउंस कार्यक्षेत्र बहार आ चलनो उपयोग थई शकतो नहीं। छगड़िया काउंस के अंदर आपने अगर उसको डिक्लेयर किया है तो वो छगड़िया काउंस के बाहर उसका आप यूज नहीं कर सकते। जो आपणे चलनो उपयोग तेना विस्तारनी बहार पण तमाम विधेयमां करवो होय तो ते प्रकारना चलने वैश्विक चल એટલે કે ग्लोबल वेरिएबल कहे छे। क्या लिखा है अगर आपको किसी चल का किसी वेरिएबल का यूज जो है पूरे प्रोग्राम में कहीं भी करना है, छगड़िया काउंस के अंदर भी छगड़िया काउंस के बाहर भी, तो उसको कैसे डिक्लेयर करना पड़ेगा हमको एज अ ग्लोबल वेरिएबल यानी कि एक वैश्विक वेरिएबल के तौर पर हमको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। आ प्रकारना चलने तमाम विधेयनी पहला व्याख्यायित करवामां आवे छे। क्या लिखा है इस तरह के जो भी वेरिएबल है चल है उसको हम जितने फंक्शन है उन सारे फंक्शन के पहले डिक्लेयर करेंगे हम लोग। उसके बाद मेन फंक्शन 5वें नंबर पे। तो सी प्रोग्राम जितने भी प्रोग्राम लिखेंगे हम लोग उसमें मेन फंक्शन का होना कंपलसरी। मेन फंक्शन हर प्रोग्राम में कंपलसरी होगा। आ विधेय यानी कि मेन फंक्शन थी सी प्रोग्रामનું અમલીકરણ શરૂ કરવામાં આવે છે। પ્રોગ્રામનું નિયંત્રણ સૌપ્રથમ મેઇન ફંક્શનને મોકલવામાં આવે છે અને ત્યાંથી અન્ય ક્રિયાઓનો અમલ કરવામાં આવે છે। उसके बाद नंबर 6 पे यूजर डिफाइंड फंक्शन यानी कि उपयोगकर्ता निर्मित विधेय। सी ए संरचित भाषा है जे कोईपण प्रोग्रामने नाना नाना विभागों में वहेंचवानी सवलत पूरी पाड़े छे। आ विभागों ने विधेय એટલે કે फंक्शंस कहे छे। क्या लिखा हमने एक प्रोग्राम लिखा है तो सी के अंदर क्या होगा आपको उस प्रोग्राम को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करने की आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। तो हर एक हिस्से को हम क्या कहेंगे फंक्शन। तो सी प्रोग्राम में जरूरी एवं तमाम विधेय आ विभाग में व्याख्यायित करवामां आवे छे। उसके बाद यहाँ पे कुछ रूल्स है सी लैंग्वेज के कि आप सी प्रोग्राम लखवा माटेना नियमों पॉइंट्स टू रिमेम्बर फॉर राइटिंग अ सी प्रोग्राम। तो सबसे पहला है हेडर फाइल नो समावेश मेन फंक्शन पहला करवो जरूरी है। क्या लिखा है हेडर फाइल जो है हैज इंक्लूड stdio.h या conaya.h देखेंगे आगे प्रैक्टिकली हम लोग। तो वो सब के सब क्या होगी मेन फंक्शन की पहले डिफाइन करनी है हमको। उसके बाद सी प्रोग्राम में हमेशा मेन फंक्शन होવું जरूरी है। क्या लिखा है मेन फंक्शन का होना कंपलसरी है। શરૂ થતો છગડીયો કાઉન્સ મેઇન ફંક્શનના કાર્યક્ષેત્રની શરૂઆત સૂચવે છે। સી પ્રોગ્રામનું અમલીકરણ હંમેશા છગડીયા કાઉન્સથી શરૂ થાય છે। પૂરો થતો છગડીયો કાઉન્સ મેઇન ફંક્શનના કાર્યક્ષેત્રનો અંત દર્શાવે છે। सी प्रोग्राम में एक ज नाम धरावता बे फंक्शन न लखी शकाय। क्या लिखा है सी प्रोग्राम के अंदर एक नाम के दो फंक्शन हम नहीं लिख सकते। नाम में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ेगा स्पेलिंग में, तभी आप लिख सकते हो। सेम स्पेलिंग के सेम नाम के आप दो फंक्शन नहीं लिख सकते। सामान्य रीते सी प्रोग्राम बीजी एबीसीडी એટલે કે लोअर केस में लखाय छे। आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होय छे, यानी आपने दिया a इक्वल टू 10, ओके, स्मॉल में a इक्वल टू 10 दिया और कैपिटल में a इक्वल टू 20 दिया। आपने कैपिटल a इक्वल टू 20, स्मॉल a इक्वल टू 10, तो दोनों क्या है अलग अलग चीजें। यहाँ पे केस सेंसिटिव होंगे आइडेंटिफायर्स। मेन फंक्शन कार्यक्षेत्र में બધા જ વિધાનોનો अंत हमेशा सेमीकोलन થી करवो जरूरी है। क्या लिखा है मेन फंक्शन हम लोग लिखेंगे जब, और उसकी जितनी भी लाइन्स होगी यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट होंगे मेन फंक्शन के अंदर वो सबके एंड में सेमीकोलन लगाना पड़ेगा हमको। ओके, सी भाषाना बे शब्दों वच्चे ओछामां ओછી एक खाली जग्या होवी जरूरी है અને દરેક ઉઘડતા છગડીયા કાઉન્સ એટલે કે સ્ટાર્ટિંગ जहाँ से जो छगड़िया काउंस स्टार्ट हुआ है उसको एने संबंधित पूरा थतो छगड़ियो काउंस होवो जरूरी है। क्या लिखा है अपने प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शंस आपने बनाया अगर, ओके, आपने सपोज 3 फंक्शन बनाए जो 3 छगड़िया काउंस आपने स्टार्ट किए, इसका मतलब तो वो 3 लास्ट में एंड करना पड़ेंगे आपको। आपने स्टार्ट 3 किए और क्लोज 2 किए या क्लोज 4 किए आपने,
तो वो आउटपुट शो नहीं करेगा, वो क्या करेगा, एरर शो करेगा वहाँ पे। तो जितने छगड़िया काउंट स्टार्ट हुए वो सारे के सारे वहाँ पे खत्म भी होने चाहिए, मतलब ओवर होने चाहिए। ओके, तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ओके, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन, प्री प्रोसेस स्टेटमेंट, ग्लोबल डिक्लेरेशन, और उसके बाद हेडर फाइल इंक्लूड करना, मेन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन, और ये 10 पॉइंट जो हमको याद रखने हैं हमारे प्रोग्रामिंग के दरमियान। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।